हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे दास प्रथा के विषय में अरस्तु के विचारों के संबंध में। हालांकि सुनने में आजकल दास प्रथा की बात अप्रासंगिक सी दिखाई देती है, लगती है, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी अब दास प्रथा कम से कम कानूनी रूप में वजूद में नहीं है। लेकिन अरस्तु के समय में प्राचीन यूनान में जो दास प्रथा थी वो समाज का अभिन्न अंग थी, और इसीलिए अरस्तु ने जब समाज व्यवस्था पर विचार किया तो उसने भी अपने युग के अनुरूप दास प्रथा का समर्थन किया है। हालांकि उसके समय में भी, होमर के समय से ही दास प्रथा सामाजिक जीवन का अंग थी, लेकिन साथ ही साथ उसके विरोध में भी आवाजें उठने लगी थी। सोफिस्ट विचारकों ने इस प्रथा को मानवीय समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होने के कारण इसका विरोध किया था। और आज हम ये देखते हैं कि दास प्रथा को मानवीय इतिहास का एक काला पक्ष माना जाता है, स्याह पक्ष माना जाता है, क्योंकि इसे मानवीय नहीं माना जाता, अन्यायपूर्ण व्यवस्था माना जाता है। और आप जानते होंगे कि कैसे अमेरिका जैसे देश में भी अफ्रीका से दास बनाकर लोग लाए जाते थे, कृषि कार्यों में उनको संलग्न किया जाता था, उत्पादन के कार्यों में लगाया जाता था। और इस दास प्रथा के विरुद्ध आवाज अब्राहम लिंकन के द्वारा उठाई गई, और उनके प्रयत्नों से ही अमेरिका में दास व्यवस्था कानूनी रूप से समाप्त हुई। दुनिया भर में इसके विरुद्ध मुहिम चलाई गई, और इसका रिजल्ट ही है कि कानूनी रूप से कहीं भी ये वैध व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मानवीय संगठन हैं, उदारतावादी संगठन हैं, जो समय समय पर सर्वेक्षण करते रहते हैं दुनिया भर के देशों में। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो ILO के आंकड़े हो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, या वॉक फ्री जैसे संगठन सर्वेक्षण के माध्यम से जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उसके अनुसार आज भी, वर्तमान में भी दुनिया में करीब 4 से 5 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में दासता का जीवन जी रहे हैं। और इन दासों में एक अच्छी खासी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। बेशक आज दास प्रथा उस रूप में मौजूद नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, जब दासों को खरीदा और बेचा जाता था, उन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता था, व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता था। उस रूप में तो मौजूद नहीं है, लेकिन आधुनिक रूप उसका इस रूप में देखने को मिलता है कि आज भी बहुत सारे लोगों के द्वारा दूसरों से जबरदस्ती काम लिया जाता है, या उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उनसे उनकी सहमति के बिना काम कराया जाता है, या उनके साथ किसी और तरीके से जबरदस्ती की जाती है, और इसका पूरा पूरा पर्पस होता है उनका शोषण करना। और ऐसी दास्ता में जबरदस्ती कराया गया विवाह या बच्चों के प्रति आप सुनते हैं जो यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, वो भी दास प्रथा का एक रूप है। ये आधुनिक दास्ता है। जहां तक अरस्तु जैसे दार्शनिक का संबंध है, उसने दास प्रथा का समर्थन समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था के रूप में किया है। अरस्तु ने इसलिए उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि दास प्रथा एक शोषणकारी व्यवस्था है, इसमें जबरदस्ती कुछ लोगों से श्रम कराया जाता है उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर।
ऐसा सोचकर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन नहीं किया, बल्कि ये माना कि दास सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनके श्रम से ही अर्थव्यवस्था संचालित होती है। खास तौर से कृषि अर्थव्यवस्था का संचालन बिना दासों के सहयोग के संभव नहीं है। अगर हम विचार करें इतिहास में मौजूद विभिन्न समाजों के विषय में, समाज व्यवस्थाओं के विषय में, तो हम ये पाते हैं कि हर समाज में जो कार्य संपन्न किए जाते हैं मनुष्य के अस्तित्व के लिए, उसके भौतिक विकास के लिए, उसके सांस्कृतिक और नैतिक विकास के लिए, हर समाज में कुछ न कुछ श्रम किए जाते हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं। और इन कार्यों को कैसे संपन्न किया जाए सुव्यवस्थित ढंग से, इसके लिए हर समाज में कोई ना कोई व्यवस्था होती है, जिसको हम श्रम विभाजन की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आपने प्लेटो पढ़ा, प्लेटो ने भी 3 वर्गों की कल्पना की कि इन 3 वर्गों के द्वारा जब अपने कार्यों को संपन्न किया जाएगा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, तो ही राज्य में, समाज में न्याय की स्थापना संभव हो सकती है। अगर हम प्राचीन भारत की स्थिति को देख लें, जिसका विवरण हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है, तो हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म की कल्पना की गई, 4 वर्णों की बात जो कही गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य भी श्रम विभाजन करना था। समाज सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके, सभी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज में अपना योगदान दे सके, इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। ब्राह्मण के लिए अलग कार्य निर्धारित किए गए थे, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य और शूद्र सभी के लिए कार्य डिफाइंड थे, परिभाषित थे। तो ये भी एक तरह की श्रम विभाजन की व्यवस्था थी। यूनान में जो श्रम विभाजन था, अरस्तु ने जैसा वर्णन किया है, उसके अनुसार व्यापक रूप में समाज में 2 वर्ग मौजूद थे। एक वर्ग दासों का था, जिसके द्वारा पूरे समाज के लिए उत्पादन कार्य किया जाता था, और दूसरा वर्ग उन नागरिकों का था जो अपनी भौतिक आवश्यकताओं से निश्चिंत होकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाते थे, और उनके द्वारा समाज में नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपना योगदान दिया जाता था। यानी इनके कार्यों के माध्यम से समाज नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति को प्राप्त करता था। तो ये 2 व्यापक वर्ग थे, और इन्हीं 2 वर्गों के बीच बहुत सारे वर्गों का वजूद था। जैसे अरस्तु ने समाज में जिन अन्य वर्गों की बात कही है, उनमें कृषक, शिल्पी, व्यापारी, सैनिक, पुरोहित, शासक, ये सब समाज के वर्ग थे, और इनके द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार निर्धारित कार्यों को पूरा किया जाता था। लेकिन अरस्तु क्या मानता है? वो ये मानता है कि कुछ वर्ग जैसे किसान, शिल्पी, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, ये सब दासों की श्रेणी में शामिल हैं। इनका कोई स्वतंत्र वजूद नहीं है। ये किस पर निर्भर हैं? सैनिक वर्ग पर, पुरोहित वर्ग पर, शासक वर्ग पर निर्भर हैं, जिनको नागरिकता के अधिकार प्रदान किए हैं अरस्तु ने। वो इन 3 वर्गों को ही नागरिकता के अधिकार देता है, शासक, सैनिक और पुरोहित। बाकी जो वर्ग हैं समाज के, वो सब दासों की श्रेणी में शामिल हैं, ऐसा अरस्तु मानता है। और ये कहता है कि
जो दास हैं, महिलाएं, बच्चे, किसान, शिल्पी, व्यापारी, इनके पालन की जिम्मेदारी नागरिक वर्ग की है। ये नागरिक वर्ग का दायित्व बनता है कि वो इन वर्गों के का संरक्षण करें, इनका पोषण करें, इनको दिशा दिखाएं। तो इस तरह से अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है, एक शोषणकारी व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि श्रम विभाजन की, समाज में कार्य विभाजन की व्यवस्था के रूप में, उसके महत्वपूर्ण अंग के रूप में दास व्यवस्था का समर्थन अरस्तु के द्वारा किया गया है। और इसके समर्थन के पक्ष में उसने बहुत सारे तर्क भी दिए हैं, जिन तर्कों को काटा नहीं जा सकता। लेकिन उससे पहले अरस्तु ने दास की जो परिभाषा की है, उस परिभाषा को देख लेते हैं। आज जब दास की परिभाषा की जाती है तो क्या कहा जाता है कि अगर किसी के साथ भी किसी भी तरह की जबरदस्ती की जाती है तो ये दासता है। लेकिन अरस्तु ने दास की परिभाषा थोड़ी भिन्न ढंग से की है। दो परिभाषाएं दी हैं उसने दास की। पहली परिभाषा के अनुसार वो कहता है कि एक परिवार और समाज की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की, दो प्रकार के उपकरणों की जरूरत होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन है। एक परिवार को चलाने के लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होती है। भोजन, वस्त्र और आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति आजीविका के माध्यम से संपत्ति जुटाता है, फिर उस संपत्ति का उपभोग करता है प्रॉपर ढंग से, समुचित ढंग से, ताकि उसका जीवन, उसका परिवार अच्छी तरह संचालित हो सके। तो ये जो भौतिक साधन है, जो संपत्ति है, वो क्या है? वो एक निर्जीव साधन है, क्योंकि केवल संपत्ति रहने से ही उसका उपभोग और संचालन संभव नहीं हो जाता। जब तक उस संपत्ति का प्रयोग करने के लिए मनुष्य ना हो। परिवार के जो मेंबर्स होते हैं, परिवार का जो मुखिया होता है, वो परिवार की भौतिक संपत्ति को इस तरीके से संचालित करता है कि परिवार का कल्याण हो सके, परिवार में रहने वाले लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अरस्तु कहता है कि समाज व्यवस्था के संचालन के लिए भी दो तरह के उपकरणों की जरूरत होती है, सजीव और निर्जीव। समाज के जो संसाधन है, परिवार के जो संसाधन है, वो निर्जीव हैं और इन संसाधनों को चलाने का कार्य, इनको उपयोगी बनाने का कार्य जिन मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, वो मनुष्य दास के रूप में एक सजीव साधन है। तो दासों को उसने क्या माना? एक सजीव उपकरण माना, सजीव साधन माना, जो निर्जीव साधनों को संचालित करने का प्रयास करता है। अब कृषि कार्य में ही लीजिए, कृषि कार्य को संपन्न करने के बहुत सारे निर्जीव उपकरण होते हैं। खेत की जुताई के लिए, फिर उसमें बीज वपन के लिए, सिंचाई के लिए बहुत सारे उपकरण होते हैं। लेकिन वो उपकरण तभी उपयोग में लाए जा सकते हैं जब उनको संचालित करने वाला मनुष्य होता है, किसान होता है, मजदूर होता है। वो उपकरण अपने आप संचालित नहीं हो जाते। तो इसीलिए अरस्तु क्या कहता है कि दास एक सजीव साधन है समाज के अंदर। अर्थव्यवस्था को संचालित करने में वो एक सजीव उपकरण का कार्य करता है, एक सजीव साधन का कार्य करता है। तो दास को उसने एक सजीव साधन या सजीव उपकरण माना अपनी पहली परिभाषा के अनुसार। दूसरी परिभाषा वो ये करता है कि जो लोग समाज में शारीरिक श्रम करते हैं वो दास हैं।
हर समाज में कुछ लोग शारीरिक श्रम करते हैं और कुछ मानसिक श्रम करते हैं। जो शारीरिक श्रम करते हैं उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है और अरस्तु ऐसे शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को दास की संज्ञा देता है। वो क्या कहता है कि जो लोग दास होते हैं उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है और वो शारीरिक श्रम करने के योग्य होता है, और जो लोग मानसिक श्रम करते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा हृष्ट-पुष्ट नहीं होता, सीधा-साधा होता है और वो केवल मानसिक श्रम ही कर सकते हैं। शारीरिक श्रम के उपयुक्त उनका शरीर नहीं होता। तो इन दो रूपों में दास की परिभाषा की गई है अरस्तु के द्वारा, एक तो सजीव साधन के रूप में और दूसरे शारीरिक श्रम करने वालों के रूप में। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं वो अरस्तु की दृष्टि में दास हैं। अब दास के दो रूपों की चर्चा भी अरस्तु ने की है कि ये दास कितने तरह के होते हैं, दासता कितने तरह की होती है। इस संबंध में उसने कहा कि एक दासता का रूप वो होता है जिसको हम प्राकृतिक दासता कहते हैं। प्राकृतिक दासता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही शारीरिक श्रम करने के काबिल है तो वो प्राकृतिक रूप से दास है। आप समाज में भी देखते हैं कुछ लोग शारीरिक श्रम करने के काबिल ही होते हैं और उनमें मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ज्यादा सोच विचार वो नहीं कर पाते कि किस काम को करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, किसे करने में भलाई है और किसे करने में नुकसान है। बहुत ज्यादा सोच विचार उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो प्राकृतिक रूप से दास हैं। वो शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं, मानसिक श्रम करना उनके वश की बात नहीं है। मानसिक रूप से जो लोग दूसरों पर आश्रित होते हैं उनको भी दास कहा जाता है। जिनका कोई अपना स्वतंत्र विचार नहीं होता, जैसा उन्हें ऑर्डर दे दिया गया, जैसा आदेश दे दिया गया, वो सिर्फ उन आदेशों का पालन करने के ही अभ्यस्त होते हैं। तो ये प्राकृतिक दासता है और अरस्तु ने ऐसी ही दासता का समर्थन किया है। दूसरा जो दासता का रूप है वो है कानूनी दासता, जिसकी बात अरस्तु ने कही है। और उसके अनुसार कानूनी दास वो व्यक्ति होता है जो किसी राज्य के द्वारा युद्ध में विजय के माध्यम से विजेता राष्ट्र के अधीन हो जाता है। राष्ट्रों के मध्य युद्ध प्रारंभ से ही होते रहे हैं, तो अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे निर्बल राज्य को अपने कब्जे में कर लेता है, युद्ध के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से उस पर अधिकार कर लेता है, तो जो विजित प्रदेश की जनता होती है वो कानूनी रूप से दास बन जाती है। किसकी? जो विजेता राष्ट्र है उसकी। तो अरस्तु ने ऐसी दासता का समर्थन नहीं किया है। वो कानूनी दासता को बनाए रखने का पक्षधर नहीं है। वो कैसी दासता का समर्थन करता है? प्राकृतिक दासता का समर्थन करता है। दासों के रूप का उल्लेख करने के बाद, उसकी परिभाषा को देने के बाद अरस्तु ने दास प्रथा के समर्थन में कुछ तर्क दिए हैं। यानी दास प्रथा क्यों होनी चाहिए, इसके बनाए रखने का क्या औचित्य है, इसमें क्या खासियत है, इस पर चर्चा की गई है अरस्तु के द्वारा। हालांकि आलोचक उसके इस विचार को टारगेट करते हैं और उसके चिंतन में इस विचार को एक अनुदारवादी तत्व के रूप में देखते हैं, रूढ़िवादी तत्व के रूप में देखते हैं। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि कैसे इतना महान चिंतक, इतना महान दार्शनिक दास प्रथा जैसी रूढ़िवादी
अन्यायपूर्ण, शोषणकारी समझी जाने वाली व्यवस्था का, प्रथा का समर्थन करता है। तो आलोचक उसके इस विचार की आलोचना करते हैं, लेकिन अरस्तु ने इस दास व्यवस्था के समर्थन में जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों से असहमत होना कठिन है। जिन आधारों पर उसने दास प्रथा को जायज ठहराया है, वो आधार नितांत उपयुक्त प्रतीत होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से उन तर्कों को काटा नहीं जा सकता। जैसे अरस्तु ने दास प्रथा के समर्थन में जो तर्क दिया, उसमें पहला तर्क ये दिया कि दास प्रथा इसलिए उचित है क्योंकि दासता प्राकृतिक है। इस दासता को हम संपूर्ण प्रकृति में देखते हैं। कैसे देखते हैं? वो कहता है कि प्रकृति ही हर व्यक्ति, हर जीव जंतु में भेद करती है। प्राकृतिक दृष्टि से कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य एक समान नहीं है। रूप, रंग, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, बुद्धि आदि की दृष्टि से हर व्यक्ति भिन्न है। कोई मनुष्य शारीरिक दृष्टि से सक्षम है, वो शारीरिक श्रम के कार्य कर सकता है, तो दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक शक्ति से संपन्न है। इसलिए जब प्रकृति ही ये नहीं चाहती कि सभी व्यक्ति समान हो, तो हम ऐसे समाज की कल्पना कैसे कर सकते हैं जिसमें हर व्यक्ति एक जैसा ही कार्य करे, हर व्यक्ति हर तरह से समान हो। तो दास प्रथा नेचर के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार बिल्कुल सही व्यवस्था है। अगर समाज में श्रम विभाजन की दृष्टि से कुछ लोगों से शारीरिक श्रम लिया जा रहा है और कुछ मानसिक श्रम करके समाज के सांस्कृतिक और नैतिक विकास में योगदान दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि ये असमानता, ये कार्यों की पृथकता, ये भिन्नता प्रकृति में ही हम देखते हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि समाज में कुछ लोग शासन करें और कुछ लोग शासित हों, कुछ नागरिक बने और कुछ दासों की श्रेणी में रहें, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें दासता के अनुरूप ही बनाया है। वो दास ही रह सकते हैं अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार। उनके अंदर स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती, सिर्फ आज्ञा पालन करने का विवेक उनके अंदर होता है, बहुत ज्यादा विवेक उनके अंदर नहीं होता। तो इसलिए दास प्रथा उपयुक्त है क्योंकि ये प्रकृति के नियम के अनुसार है, प्राकृतिक है। तर्क के आधार पर अरस्तु के इस तर्क को नहीं काटा जा सकता, क्योंकि अरस्तु ने जो बताया, जिस प्रकृति का उदाहरण दिया, उस प्रकृति को हम भी देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि प्राकृतिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज एक समान नहीं है। दूसरा तर्क अरस्तु के द्वारा जो दिया गया वो ये था कि दास प्रथा दासों की दृष्टि से उपयोगी है। दास प्रथा को क्यों बनाए रखना चाहिए? अरस्तु ये कहता है, दासों के जीवन के लिए, उनकी भलाई के लिए ये प्रथा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? अरस्तु ये कहता है कि चूंकि दास लोग जो होते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा विवेक नहीं होता, वो केवल अपने स्वामी की आज्ञा को समझने का ही विवेक रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो अपने स्वामियों के साथ रहते हैं, उनके घर का, उनके खेतों का कामकाज करते हैं, तो साथ साथ रहने से वो अपने स्वामियों के गुणों को सीखते हैं, उनके आचरण को सीखते हैं। वो कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी जीवन शैली है, धीरे धीरे वो उसका अनुसरण करते हैं। और अनुसरण करते करते एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब उनके अंदर भी
स्वामी के समान ही विवेक गुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दास हमेशा के लिए दास न बने रहें, उनके अंदर भी विवेक गुण का उदय हो। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें स्वामियों के संपर्क में रखा जाए, और स्वामियों के संपर्क में वो तब रह सकते हैं जब खुद की दास की स्थिति को स्वीकार करें। तो ये दासों के जीवन की दृष्टि से भी उपयोगी व्यवस्था है। अगर दास स्वामी के साथ नहीं रहेंगे तो वो अपने गुणों का विकास नहीं कर सकेंगे। जितने गुण हैं उनके पास, जितना विवेक का स्तर है, वो वहीं तक रह जाएगा, वो आगे डेवलप नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, शठ सुध रही सत्संगति पाई। सज्जनों का साथ जब मिलता है तो दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी सुधार आ जाता है। तो यही बात अरस्तु कहता है कि दास अगर स्वामी के साथ रहेंगे तो उनके अंदर भी जो बुराइयां हैं, जो कमी है, वो दूर होती जाएगी धीरे धीरे। स्वामियों के साथ रहते रहते वो उनके गुणों को धीरे धीरे धारण करेंगे, और हो सकता है कि उनके अंदर इतना विवेक विकसित हो जाए कि वो भी स्वामी के समान हो जाएं और उनकी दासता का समापन हो जाए, वो दास ना रहे। तो दासों के जीवन की दृष्टि से भी, उनके व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से भी ये व्यवस्था उपयोगी है, ऐसा अरस्तु मानता है। तीसरा तर्क वो ये देता है कि ये जो दास व्यवस्था है वो न केवल दासों के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज का जो नागरिक वर्ग है, राज्य का जो नागरिक वर्ग है, स्वतंत्र वर्ग है, स्वामी वर्ग है, उसके लिए भी ये उपयोगी है। और उसके लिए उपयोगी होने के साथ साथ ये पूरे समाज के लिए भी उपयोगी है। कैसे? नागरिकों के लिए ये कैसे उपयोगी है? इस रूप में उपयोगी है कि दास उनकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने वाले काम कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, उसकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास की, वो पूरी होनी चाहिए। और वो कब पूरी होंगी? जब हम शारीरिक श्रम के माध्यम से उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। भोजन मनुष्य को चाहिए और इसके लिए भोजन बनना भी चाहिए। वस्त्र पहनने के लिए चाहिए, इसके लिए वस्त्र की साफ सफाई भी होनी चाहिए। रहने के लिए घर चाहिए और घर का भी रख रखाव होना चाहिए। इसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है। तो अरस्तु ये कहता है कि ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? दासों के द्वारा किए जाते हैं। नागरिक वर्ग के घरों में या उनके खेतों में ये सारे भौतिक कार्य, सहायक कार्य, उत्पादन संबंधी कार्य दासों के द्वारा किए जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो नागरिक वर्ग है उसको अवकाश का समय मिलता है, और वो इस अवकाश के समय का उपयोग किस कार्य में करता है? अपने बौद्धिक गुणों के विकास में करता है। जब नागरिक वर्ग के द्वारा अपने बौद्धिक गुणों का विकास किया जाएगा तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। आप इसे इस रूप में देख सकते हैं कि आज के दौर में अगर जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक आविष्कारों के कार्य में संलग्न न होकर केवल अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने वाले कार्य ही करें, या भौतिक जरूरतों को पूरा करने वाले कार्य को करने में ही उनका पूरा समय बीत जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उनके अंदर क्षमता और प्रतिभा होते हुए भी वो नए नए आविष्कार करने में सक्षम नहीं होंगी। लेकिन वो आविष्कार कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो भौतिक जरूरतें हैं वो किसी और के द्वारा पूरी
कर दी जाती है। लिहाजा उनके द्वारा किए गए आविष्कार का लाभ पूरे समाज को मिलता है। जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, कोई नई खोज होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका लाभ एक बंद हो गया। समाज को मिलता है। इसी बात को इंगित करते हुए अरस्तु ने कहा कि दास प्रथा के वजूद के कारण नागरिक वर्ग को अवकाश मिलता है, जिस अवकाश के समय का प्रयोग वो समाज हित के कार्यों में कर सकता है, अपने बौद्धिक गुणों के विकास के माध्यम से। तो इस तरह से दास प्रथा से न केवल दासों का विकास होता है, बल्कि नागरिकों का भी विकास होता है और उनको अवकाश का समय मिलता है, जिसका लाभ पूरे समाज को मिलता है। अरस्तु ने कहा इस संबंध में कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन की तथा उसके बौद्धिक और नैतिक गुणों के विकास की बात नहीं सोची जा सकती। तो उत्तम संगीत के लिए जो वाद्य यंत्र होते हैं वो साधन का, सहायक का कार्य करते हैं, वैसे ही जो नागरिक वर्ग के लोग हैं वो उत्तम गुणों का विकास कर सके, उन गुणों से समाज को लाभ प्रदान करा सके, इसके लिए जरूरी है दासों का वजूद, दासों की सहायता। तीसरा तर्क जो अरस्तु के द्वारा दिया गया दास प्रथा के समर्थन में, वो ये है कि दास प्रथा इसलिए उपयोगी है क्योंकि दास अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। उस समय जो यूनान की अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और कृषि कार्यों का संचालन ज्यादातर दासों के द्वारा किया जाता था। इन दासों के बिना कृषि संभव ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में अगर अरस्तु दास प्रथा का विरोध करता, उसका समर्थन नहीं करता, तो अर्थव्यवस्था के नष्ट हो जाने का डर था। तो एक व्यवहारवादी विचारक होने के नाते अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया, भले ही उसमें बुराइयां थी, क्योंकि अगर वो उसका विरोध करता तो कृषि कार्य नष्ट हो जाता, अर्थव्यवस्था डगमगा जाती और समाज का संचालन, समाज का जीवन संभव नहीं हो पाता, क्योंकि भौतिक जरूरतों को पूरा करने का कार्य अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही होता है। तो इसलिए अरस्तु का निष्कर्ष ये है कि दास प्रथा सामाजिक अनिवार्यता है। वो आवश्यक ही नहीं, उपयोगी ही नहीं, बल्कि अनिवार्यता भी है। समाज के लिए वो अनिवार्य है, वो जरूरी है, क्योंकि उनके बिना अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। तो इन तर्कों के आधार पर अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया और ये तर्क ऐसे हैं जिन्हें तार्किक दृष्टि से काटा नहीं जा सकता। आज भी अगर हम अवलोकन करें अपने आसपास, पारिवारिक जीवन में ही देख लें हम कि बहुत कुछ नहीं तो हर घर में कुछ साफ सफाई के काम को करने के लिए जो मेड्स रखी जाती हैं, जो हेल्पर्स रखे जाते हैं, वो हेल्पर कितने जरूरी हैं उनके लिए भी और जिनके घर वो काम करते हैं उनके लिए भी। और ये भी एक फैक्ट है कि घरों में काम करने से वो बहुत कुछ सीखते भी हैं जो अदरवाइज वो नहीं सीख पाते। तो अरस्तु ने जो लॉजिक दिया है, जो तर्क प्रस्तुत किया है, उस तर्क में दम है। फिर भी कहीं ना कहीं वो स्वीकार करता है, उसके मन में है कि दास प्रथा मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है, अन्यायपूर्ण है, और इसीलिए उसने दास प्रथा के विषय में कुछ मानवीय व्यवस्थाएं की हैं
ताकि उसके शोषणकारी स्वरूप को कम किया जा सके, अन्यायकारी स्वरूप को नियंत्रित किया जा सके। क्या व्यवस्था की है उसने? उसने ये मत व्यक्त किया कि केवल प्राकृतिक दासता का ही समर्थन किया जाना चाहिए, कानूनी दासता का नहीं। अगर कोई राष्ट्र युद्ध के माध्यम से, विजय के माध्यम से दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन बना लेता है और वहां के निवासियों के साथ दासों जैसा बर्ताव करता है, तो ये व्यवस्था उचित नहीं है। दास प्रथा का समर्थन केवल उसके प्राकृतिक रूप में ही किया जाना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से दास है, शारीरिक श्रम करने की क्षमता ही रखता है, तो ऐसे ही दास का समर्थन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानूनी दासता के अंतर्गत कोई व्यक्ति मानसिक क्षमता रखता भी है, लेकिन फिर भी चूंकि दूसरे राष्ट्र द्वारा उसे जीत लिया गया है, इसलिए वो उसका गुलाम हो गया। ऐसी दासता उचित नहीं है। ऐसी दासता अन्यायपूर्ण है और प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो एक व्यवस्था तो उसने ये की कि प्राकृतिक दासता का समर्थन किया, कानूनी दासता का नहीं। और वो यहाँ पर ये भी कहता है कि यूनानी लोगों को युद्ध में विजय के आधार पर दास नहीं बनाया जा सकता। कोई और राष्ट्र अगर ये चाहे कि यूनान पर विजय हासिल करके यूनान के निवासियों को दास बना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनानी लोग श्रेष्ठ प्रकृति के हैं, यूनानी लोग विवेकी हैं, उन्हें दास किसी दूसरे राष्ट्र के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। दूसरी व्यवस्था उसने ये की कि दासों के प्रति जो स्वामी हैं, उनका व्यवहार सहृदयतापूर्ण होना चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए। दासों को भी मनुष्य समझा जाना चाहिए, उनकी जरूरतों का, उनके इच्छाओं का, उनके कष्टों का ध्यान रखा जाना चाहिए स्वामी वर्ग के लोगों के द्वारा, नागरिक वर्ग के लोगों के द्वारा। और वो यहां तक कहता है कि अगर कोई स्वामी, कोई नागरिक दासों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, तो राज्य के द्वारा उसे दंडित किया जाना चाहिए। तीसरी व्यवस्था वो ये कहता है कि सभी दासों को मुक्ति के अवसर और आशा प्रदान की जानी चाहिए। दासों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो आजीवन दास ही बने रहेंगे, और स्वामी के साथ रहते रहते अगर उनके अंदर भी विवेक गुण का विकास हो जाता है, तो उन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए। लास्टली अरस्तु ने यह कहा कि दासता प्राकृतिक होने के बावजूद जन्मजात नहीं होनी चाहिए, वंशानुगत नहीं होनी चाहिए। यानी दास की संतान दास हो ये जरूरी नहीं है। अगर उसके अंदर विवेक गुण है, मानसिक गुणों से संपन्न है, तो उसे नागरिकता के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। तो दास प्रथा को वंशानुगत न बनाकर अरस्तु ने उसकी कठोरता को बहुत हद तक कम करने की कोशिश की है, उसे मानवीय बनाने की, न्यायपूर्ण बनाने की बहुत हद तक कोशिश की है। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद वो आलोचकों की वार से बच नहीं सका, और आलोचक उसकी इस दास प्रथा को अविश्वसनीय, अप्राकृतिक, अमानवीय, संकीर्ण, क्रूर और पूर्वाग्रहों से युक्त मानते हैं। आलोचकों का अपना अलग तर्क है, जिन तर्कों के आधार पर वो अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि तार्किक दृष्टि से भी अरस्तु का विचार मान्य नहीं है, क्योंकि अरस्तु खुद ये कहता है कि दासों में थोड़ा विवेक होता है। ऐसी स्थिति में आलोचक कहते हैं कि जिस व्यक्ति में थोड़ा विवेक है, तो उसको शिक्षण के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से उसके विवेक का विकास किया जा सकता है, न कि उसे दास बनाए रखा जाए सिर्फ इस आधार पर कि उसमें विवेक थोड़ा कम है। साथ ही आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु ये जो कहता है कि
शारीरिक श्रम करने वाला दास है, लेकिन वो ये स्पष्ट नहीं कर पाता कि कितनी शारीरिक क्षमता होने पर किसी व्यक्ति को दास की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका कोई स्पष्ट मापदंड अरस्तु नहीं प्रस्तुत कर पाता। इसलिए तार्किक दृष्टि से भी उसका ये विचार बहुत उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरे आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु ने संपूर्ण मानव जाति को शारीरिक श्रम और विवेक के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है, जो अनुचित है। प्रोफेसर रास ये कहते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में बौद्धिक और नैतिक गुणों की दृष्टि से अंतर हो सकता है, लेकिन इस अंतर के आधार पर किसी को दास और किसी को स्वामी बना देना, किसी को शासक और किसी को शासित बना देना अन्यायपूर्ण है। ऐसा लगता है कि अरस्तु ने कुल्हाड़ी उठाकर समाज को दो भागों में बांट दिया है, एक शारीरिक श्रम करने वाला और दूसरा मानसिक श्रम करने वाला। ऐसा करने पर मानव जाति बहुसंख्यक भागों में विभाजित हो जाएगी, ऐसी आशंका है आलोचकों को। तीसरे आलोचक ये कहते हैं कि ये सिद्धांत मानवीय समानता के सिद्धांत के नितांत विपरीत है। आज के लोकतांत्रिक युग में ये माना जाता है कि हर व्यक्ति व्यक्ति होने के नाते समान है और इसलिए समान व्यवहार पाने का हकदार है। लेकिन प्रोफेसर मैक्सी ने अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि आधुनिक युग में जब दासता के हर रूप को अवैध घोषित कर दिया गया है, इस दास प्रथा का समर्थन करने वाली अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के इस भाग का अध्ययन वर्जित कर दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों में दासता के विषय में गलत धारणाएं उत्पन्न न हो। आलोचक ये भी कहते हैं कि अगर दास के अंदर स्वामी की आज्ञा को समझने का विवेक है, तो उसे विवेक शून्य कैसे कहा जा सकता है? सब मिलाकर दास की स्थिति स्पष्ट नहीं है अरस्तु के चिंतन में। वो कभी दास को जीवित उपकरण बताता है तो कभी स्वामी का मित्र बताता है। मैकेलविन ने इस संबंध में लिखा है कि उसे पशु तो बना दिया जाता है शारीरिक श्रम करने के कारण, विवेक शून्य कहकर, कम विवेकवान कहकर, लेकिन साथ ही उसे मानवता से भी मुक्त नहीं किया जा सकता। अरस्तु कहता है कि दासों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए स्वामी का, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि मित्रता तो समान लोगों के बीच होती है, जबकि स्वामी और दास के संबंध असमान है। ऐसी स्थिति में उनके मध्य मित्रता कैसे हो सकती है? इन प्रश्नों का उत्तर देने में भी अरस्तु असमर्थ है। अरस्तु का यह विचार कि यूनानियों को दास नहीं बनाया जा सकता, उसके जातीय अहंकार का द्योतक है। आज सुशासन और स्वराज्य के जो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं, उनसे यह सिद्ध किया जा चुका है कि विश्व की हर जाति और हर प्रजाति शासक और शासित दोनों ही स्थितियों में आने के योग्य है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कभी कोई प्रजाति शासक बन जाती है तो कभी किसी को शासित होने का अवसर ही मिल पाता है। तो ये कहना कि यूनानी लोग प्रकृति से सर्वश्रेष्ठ हैं, यूनानी प्रजाति सर्वश्रेष्ठ है, उसे दास नहीं बनाया जा सकता, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित विचार है। चूंकि अरस्तु यूनान का नागरिक था, इसलिए अपने राष्ट्र के प्रति उसकी जो भक्ति है वो चरम रूप में पहुंच गई है, इतने चरम रूप में कि इस मोर्चे पर वो अभिमानी सा दिखाई देने लगता है। आलोचक ये भी मानते हैं कि अरस्तु का ये विचार कि शारीरिक श्रम करने वालों की स्थिति दास की है, ये श्रम का अपमान है।
क्योंकि सिर्फ श्रम करने, शारीरिक श्रम करने के कारण दासों को नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। तो मैकेलविन क्या कहते हैं कि अरस्तु के चिंतन में श्रम को दंडित किया गया है, अपमानित किया गया है। आप ये जानते हैं कि आधुनिक युग में मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा शारीरिक श्रम को ही महिमा मंडित किया गया और उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार बताया गया। लेकिन इसके विपरीत अरस्तु के चिंतन में शारीरिक श्रम को अपमानित किया गया है, दंडित किया गया है, नागरिकता के अधिकार से वंचित करके। अरस्तु ने आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए दासता का समर्थन किया, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को सही बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सही आर्थिक योजना होनी चाहिए, न कि कुछ लोगों के शोषण पर आधारित दास प्रथा। तो ये विचार भी अरस्तु का उपयुक्त नहीं है। और लास्टली आलोचक ये कहते हैं कि अरस्तु द्वारा किया गया दास प्रथा का समर्थन समाज में संघर्ष को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये बात तो तय है कि जो श्रमजीवी है, जो शारीरिक श्रम करता है, वो अपने आप को शोषित महसूस करता है, असंतुष्ट महसूस करता है, और उसका ये असंतोष जब संगठित हो जाता है तो संघर्ष का रूप ले लेता है, अशांति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिससे राज्य अस्थिरता का शिकार हो सकता है। अरस्तु इस संभावना को नहीं देख सका था। इब्न स्टीन जैसे विचारक ने कमेंट करते हुए लिखा, टिप्पणी की अरस्तु के चिंतन पर, कि अरस्तु की दासता संबंधी स्वीकृति ये सिद्ध करती है कि कैसे एक बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क के द्वारा औचित्यपूर्ण बताती है। तो इस तरह से आलोचकों ने भी कई आधारों पर अरस्तु के इस विचार की बहुत ज्यादा आलोचना की। तो इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने दास प्रथा का समर्थन अपनी व्यावहारिक बुद्धि के कारण किया, क्योंकि तत्कालीन यूनानी समाज में, अर्थव्यवस्था में दासों की बहुत जरूरत थी, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और उनके बिना अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं था। लेकिन इस दास प्रथा के समर्थन के बावजूद अरस्तु ने उनके संबंध में जो मानवीय व्यवस्थाएं की, उसके कारण इसकी कठोरता बहुत हद तक कम करने की कोशिश की गई। तो ये था अरस्तु का दास प्रथा संबंधी विचार।